नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये जो मुद्दा है कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन ये जो मुद्दा है रोज एक नया प्रकरण लेके सामने आ रहा है। और इस समय जो परिस्थितियां हैं दुनिया भर में, भारत के सामने, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और ख़ास तौर पे देखें तो एक तरह से जो दबाव है, दुनिया के जो महाशक्तियां हैं, जिसकी हम बात करें, अमेरिका है, पश्चिमी जो देश हैं, उनके दबाव में भारत कहीं ना कहीं इस समय चिंतित है। बड़े स्तर के जो दबाव बनाए जा रहे हैं भारत के ऊपर कि ठीक है, उसके जो सहयोगी देश हैं, उन सहयोगी देशों से वो अपने रिश्ते वापस कर ले, उन रिश्तों से हट जाए। जो उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को भले वो पूरा ना कर पाए, लेकिन इन दबावों में क्या हो जाए, वो झुक जाए। और इसी कारण से ये जो मुद्दा है, अब खास तौर पे देखें तो बड़ा ही एक तरह से चर्चित मुद्दा हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि इस कारण से जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक भारत के लिए पूरा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है और उसमें पूरी तरह से भारत को वो फंसाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये अब कहा जा रहा है कि इस चक्रव्यूह को कैसे भारत तोड़ पाएगा, कैसे अभिमन्यु बन पाएगा भारत, और ट्रंप का ये जो चक्रव्यूह है उसे तोड़कर निकल पाएगा, तो ध्वस्त होगा ट्रंप का चक्रव्यूह। इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो एक ट्रेड है, ट्रेड को, व्यापार को एक हथियार बना लिया गया है, एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, खास तौर पे अमेरिका और दुनिया के जो विकसित देश हैं, तो उनके तरफ से जो विकासशील देश हैं, इमर्जिंग जो कंट्रीज हैं, जो उभरते हुए देश हैं, जो कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाले समय में हो सकता है कि एक प्रतिस्पर्धी बन जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का जो एक प्रकरण है, इस तरह का जो एक चक्रव्यूह है, वो ये देश तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या गेम प्लान होना चाहिए इससे निकलने के लिए, तो इसी के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जो हो सकते हैं विषय, उन पर हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करें तो सभी न्यूज़पेपर चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया पर ये आपको बार बार देखने को मिल रहा है कि आखिर पूरी तरह से जो घेरने का प्रयास है वो अब देखने को मिल रहा है भारत के संदर्भ में। और इसी कारण से देखें तो भारत के सामने कई सारी जो चुनौतियां हैं वो धीरे धीरे जटिल होती जा रही हैं। अब इसके संदर्भ में जो एक चक्रव्यूह की हम बात करें कि ट्रंप ने एक चक्रव्यूह बना दिया है भारत के सामने, उसकी जो परिस्थिति है वो इस तरह से हो गई है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो अमेरिका के साथ रिश्ता रखे, अपने जो भी मित्र देश हैं उनके साथ रिश्ते रखे, अपनी जनता की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखे, वो क्या करे। और इस तरह के चक्रव्यूह को अब एक तरह से देखें तो जो तोड़ने की बात है वो सबके सामने आ गई है। इसी के संदर्भ में खास तौर पे सोमनाथ जो चटर्जी हैं, बड़े ही फेमस कह सकते हैं कि व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कहा कि अब दुनिया में क्या है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वो क्या है, भू अर्थशास्त्र, जो जियो इकोनॉमिक्स है, उसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां पर मुक्त जो व्यापार है, जो फ्री जो ट्रेड है, फ्री जो स्तर पे मुक्त व्यापार है, वो अब हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अब क्या है कि जियो इकोनॉमिक्स का ज़माना आ चुका है। अमेरिका क्या है, इसी सिद्धांत के तर्ज पे जो टैरिफ जो बम है वो छोड़ रहा है। इसके अलावा देखें तो और भी देश हैं, जैसे भारत का पड़ोसी देश जो चीन है, वो क्या कर रहा है कि वो रेयर अर्थ जो एलिमेंट है उसको बम के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। तो इस कारण से देखेंगे तो ये जो मसले हैं अब ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ घटनाओं पर हम गौर करेंगे। जैसे देखें, पहली जो घटना हुई जुलाई के एक तरह से जुलाई महीने के मध्य में हुई। एक कार्यक्रम में अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ये कह दिया कि अब ये नहीं चलेगा कि आप भारतीयों को नौकरी पे रखिए, चीन में फैक्ट्री लगाइए, मुनाफा आयरलैंड में जमा कीजिए। इसके बाद भारत में देखें तो अमेरिका से होने वाला जो निर्यात है उस पर 25% टैरिफ लगा दिया गया। फिर ट्रंप ये कहते हुए दिखे कि 25% जो टैरिफ है वो और हम बढ़ाएंगे अगर भारत रूस या जो भी इस तरह के उसके मित्रवत देश हैं उनसे जो तेल खरीद रहा है वो तेल खरीदना बंद नहीं किया। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि वो दुनिया में युद्ध को प्रायोजित कर रहा है, वो युद्ध को फंड कर रहा है। उदाहरण के तौर पे इसने बोल दिया कि यूक्रेन का जो युद्ध है उसे फंड कौन कर रहा है, वो भारत कर रहा है।
तो इस तरह की जो भी घटनाएं हैं, घटनाओं में एक संबंध बनते जा रहा है। अगली घटना ये हुई कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के स्वामित्व वाली जो भी तेल रिफाइनरी कंपनी जो नायरा है, अब कई जगह इस कंपनी के जो ऑयल जो कह सकते हैं कि जो तेल लेने वाला जो प्लेस होता है, ऑयल टंकी कह सकते हैं, तेल टंकियां होती हैं, वो देखा होगा। तो जो ऑयल रिफाइनरी जो नायरा एनर्जी है, उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया कि अपनी सेवाएं देना ही बंद कर दिया। तो इस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिले। और इसी तरह की अमेरिकी जो कंपनी जीईई है, जो अमेरिकी कंपनी जीई है, उससे इंजन की आपूर्ति में देरी के कारण भारत के जो महत्वपूर्ण लाइट जो कम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान हैं, वो अब पिछड़ गए हैं। ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं। इनको बांधने वाली जो डोर है वो क्या है, वो न्यू कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स या न्यू जो जियो इकोनॉमिक्स है, वही इन तीनों को जोड़ रही है। तो अब क्या है कि न्यू जो जियो इकोनॉमिक्स है, उसका जमाना आ चुका है, उसका प्रभाव दुनिया में देखने को मिल रहा है। इसके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे। इसमें अगर देखें, जो मुक्त व्यापार है, ये खास तौर पे अब चर्चा में आ चुका है, क्योंकि भले ही मुक्त व्यापार जो है वो आगे भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि अभी की बात है, ये पहले से भी होता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इसका हर एक जो हिस्सा है, अब क्या है कि वेपन के तौर पे क्या किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हथियार की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा देखें तो ऐसे रूप पहले 1973 में इजराइल जब अरब युद्ध हुआ था, उस समय इस तरह की स्थिति देखने को मिली थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय क्या किया गया था कि जो ओपेक है, ओपेक का जो गठन है वो किया गया था। हालांकि ओपेक जो एक ताकत है, वो ताकत क्या है, एक तरफा ताकत थी, चाहे आर्थिक हो या पॉलिटिकल हो। उसका आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन, अब जो पेट्रोलियम जो एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं, उनका ये पूरा एक संगठन बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे देश हैं, लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल जो गिनी है, अंगोला है, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब है, कांगो, गैबन। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अब जो नए हथियार के रूप में इस तरह की जो ट्रेड है, जो वेपन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चिंता का सबक बना हुआ। आज अमेरिका अपने विशाल जो कंज्यूमर कह सकते हैं कि मार्केट है, जो उपभोक्ता बाजार है, उसका जो उपयोग है वो किसके लिए कर रहा है, तो वो टैरिफ लगाने के लिए कर रहा है। राजनीतिक जो उसके हित है, राजनीतिक जो लक्ष्य हैं, उनको साधने के लिए इस तरह के वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके जवाब में जो चीन है, वो भी क्या कह रहा है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, जो मिनरल्स हैं, उन पर अपना जो एकाधिकार है वो बना लिया है और उसे पूरी तरह से क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। उसे एक तरह से सबके देश दुनिया बाकी जिनकी ज़रूरतें हैं उनको देना ही बंद कर दिया है। तो इस तरह की जो दुर्लभ धातुएं हैं, उनकी जो कमी है, इससे अमेरिका के जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं वो प्रभावित होना शुरू हुए। तो उसका जो रुख था वो क्या हुआ, वो चीन के प्रति नरम हो गया। तो इस तरह की जो रणनीति है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अब भारत की जो स्थिति है वो इस समय काफ़ी चिंताजनक हो चुकी है। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो व्यापार और जीवन को आधार देने वाली सबसे प्रमुख जो एक तकनीक है, उस पर भारत का भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि भारत का किसी क्षेत्र पे अधिकार नहीं है। वो अधिकार क्या है, वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तकनीक है, उस पर अमेरिका और मैन्युफैक्चरिंग में चीन का अधिकार है। तो इस कठिन वैश्विक परिस्थिति की बात करें तो इस परिस्थिति में भारत जल्द ही तीसरी जो बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो साइज है, वो अमेरिका और चीन से काफ़ी कम है। भारत किसी अलायंस का हिस्सा अभी तक नहीं है। भारत सेल्फ डिपेंड जो एक पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, एक कूटनीति है, एक जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है, उसको आधार बनाकर आगे बढ़ता है। व्यवहारिक रूप से ऐसा करना चूँकि संभव नहीं है, लेकिन फिर भी भारत का अपना एक एजेंडा है कि ठीक है, हम सबके साथ अपना जो संबंध है वो बेहतर बना के चलते हैं। हमारा किसी के साथ बैर नहीं है। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से सबके साथ एक संतुलन की जो रणनीति है वो बनाकर चलेंगे। अब इसके तहत देखें तो अब भारत को क्या करना पड़ेगा कि भारत को कुछ बड़े प्रयास करने होंगे। कौन से प्रयास करने होंगे, तो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भारत को क्या करना होगा, अब ध्यान देना होगा। जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स हैं, सर्विस जो सेक्टर्स हैं, उसकी जो पहले बात होती थी, अब वहीं तक ये बात सीमित नहीं रह गई है।
ये जो सोच है ये और आगे बढ़ चुकी है। अब भारत को बड़े स्तर पे जो रोजगार है, जो नौकरियां हैं, वो देनी होंगी मैन्युफैक्चरिंग के जरूरत के लिए। असल में ये एक रणनीतिक जरूरत है, एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत भारत को इस पे आना होगा और एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना होगा जिस इकोसिस्टम में खास तौर पे बड़े स्तर के जो प्रोजेक्ट हैं वो संचालित किए जा सके। और इसके लिए क्या करना होगा, भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता होगी। आज एक अमेरिका टेक कंपनी, यूरोपीय जो प्रतिबंध हैं, इनके जवाब में जो रूसी कंपनी है उसको अब अहम जो सेवाएं हैं वो बंद हो रही हैं। कल को अगर ऐसा ही कुछ भारत के साथ होता है, और वो होना है, एक तरह से देखें तो शुरुआत तो हो गई है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरुआत कर दी है कि पूरी तरह से एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जिसमें भारत उलझ के रह गया है कि अब वो करे क्या। तो अगर भारत के साथ ऐसा होता है तो उसे कैसे रोका जाए। तो अगर देश का जो डेटा है देश में नहीं रखा गया तो कोई भी विदेशी कंपनी या सरकार जब चाहे जो उसकी जानकारी है वो देना बंद कर देगी। ऐसे में आत्मनिर्भरता को जमीनी हकीकत बनाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। डेटा एक्सेस की बात करें, जो आईटी इंफ्रा है, ऐसे सेक्टर्स में बेहतर पॉलिसी बनाकर इस तरह के चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और इनका इस्तेमाल व्यापार समझौते में भी दबाव बनाने के लिए कर सकते हैं। एरो स्तर पे देखें, जो इंजन है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है, ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां भारत के पास डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की घरेलू क्षमता जरूरी है, उस पर खास तौर पर भारत को जोर देना होगा। और इसके लिए केवल गवर्नमेंट स्तर पे ही डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर की कमी भारत में है उस पर भारत को काम करना होगा। नीति और जो टैक्सेशन है, जो भारत की अपनी पॉलिसीज होती हैं, जो नीतियां होती हैं, उनमें भी क्या करना होगा, अब बड़े स्तर पे परिवर्तन करना होगा। और यही नहीं, जो टैक्सेशन है भारत में उस पर भी खास तौर पे एक बार पुनर्विचार करना होगा। इस छूट से प्राइवेट सेक्टर को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इसके लिए कोशिश करना होगा भारत को अत्याधुनिक जो भी लेटेस्ट जो क्षेत्र हैं उनमें जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी कमी है, तो इस कमी को दूर करना होगा। साथ ही भारत की जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो जोखिम भरे जो प्रोजेक्ट हैं, रिस्क वाले जो सेक्टर्स हैं, उसमें निवेश करने से कतराती हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी सरकार पर आ जाएगी और सरकार को इसके लिए प्रयास भी करना होगा। और इसी के तहत प्राइवेट सेक्टर जो अत्याधुनिक और जोखिम भरे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें कम निवेश करते हैं, तो विशेष प्रतिभा की कमी और उच्च सैलरी देने की जो समस्या भारत में बनी हुई है, तो इस तरह की जो समस्या है उनको दूर करना होगा। ऐसे में सरकार को लीड रोल लेना होगा, नेतृत्व करना होगा। लंबी अवधि के जो फंडिंग है, रिस्क जो शेयरिंग मॉडल है, वो भारत सरकार को अपनाना होगा। और इसके तहत देखें तो जो प्रोजेक्ट बड़े स्तर के हैं, प्रोजेक्ट एटीबी टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं, उन पर भारत को आना होगा। जैसे अगर हम बात कर ले तो भारत के पास पहले से ही सफल कई सारे उदाहरण हैं। प्रोजेक्ट जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो वेसल है, 4 दशक से सीधे देखें तो पीएमओ के तहत ये बेहद गोपनीय जो एक प्रोग्राम है वो संचालित हो रहा। इस परियोजना का मकसद था परमाणु पनडुब्बी को बनाना। डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट और असेंबली तक सारा जो कोऑर्डिनेशन है एक ही जगह हुआ है। पनडुब्बी का जो ढांचा है वो निजी कंपनी के द्वारा L&T जो कंपनी है उसने तैयार किया और शिपिंग बिल्डिंग जो सेंटर है उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। तो इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भारत को क्या करना होगा, काम करना होगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सरकार पर जो जिम्मेदारी है वो बढ़ रही है। महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजिकल स्तर पे टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का जो पूरा यहाँ पर खेल है, जैसे एटीबी जैसे जो मॉडल है उनकी अब ज़रूरत है। कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर का जो वर्क कल्चर है, टैलेंट की कमी है, स्किल्स की कमी है, अच्छी सैलरी की कमी है। तो इन दिक्कतों पर सरकार को अब एक तरह से देखें तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो लेनी पड़ेगी, जवाबदेहिता तो लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इन दिक्कतों से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ सरकार ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? और इसके पीछे अब देखें तो जो दुनिया का एक जो चेहरा है, जो वैश्विक व्यापार है, जो ग्लोबल ट्रेड है, वो क्या है, वो अब परिवर्तित हो रहा है। कैसे परिवर्तित हो रहा है? तो पहले ही हमने बताया कि जो दुनिया का व्यापार है अब क्या है, वो जियो इकोनॉमिक्स की ओर अब बढ़ रहा है। द स्ट्रेटजी ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। अब ये कहाँ पर पहुँच गया है? तो अब ये यहाँ पर पहुँच गया है। भूशास्त्र तेजी से इसमें क्या हो रहा है, बड़े स्तर के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मुक्त जो व्यापार है
जो राजनीतिक हथियार हैं उस तरफ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिका अपने बड़े जो उपभोक्ता बाजार हैं उनके दबाव का इस्तेमाल कर रहा है। चीन अपने रेयर अर्थ मिनरल्स का एक अधिकार का हथियार की तरफ पे इस्तेमाल कर रहा है। तो अब भारत को भी इस तरह की जो रणनीति है वो बनानी होगी, ताकि वो भी दुनिया के ऐसे देशों के साथ एक कंपटीशन के स्तर पे, एक बराबरी के स्तर पे एक चुनौती दे सके, एक बराबर का जो एक ट्रेड है वो कर सके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर थोड़ा सा जियो इकोनॉमिक्स के बारे में देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। जियो इकोनॉमिक्स यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस है और जो पॉलिटिकल साइंस है, इसका, इकोनॉमिक्स का और जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, इन तीनों का क्या है, एक तरह से मिलन है। इन तीनों को टारगेट करते हुए इन तीनों के आधार पर इसकी रणनीति बनाई जा सकती है, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जियो जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, ये क्या होता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको आधार बनाना पड़ेगा। आपकी जो जियो पॉलिटिक्स है उससे मजबूत करना होगा। इसके साथ ही जो आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इसमें मैटर करता है, जियो जो कल्चर है, और ये सभी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि अब जो जियो इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप है वो बदल रहे हैं। तो इसके लिए काम करना होगा, चाहे जिस स्तर पे काम किया जाए, और तभी क्या हो जाएगा कि स्थिति बेहतर की जा सकती है। क्योंकि देखें तो जो ट्रंप है, ट्रंप लगातार क्या है कि नए नए जो इस तरह के बयानबाजी, नए नए जो कह सकते हैं कि चक्रव्यूह भारत के लिए बनाते जा रहे हैं, तो इससे भारत के ऊपर असर भी तो पड़ रहा है। जैसे पहला प्रहार ट्रंप ने भारतीयों की जो नौकरियां हैं उन नौकरियों पर अटैक किया। चीन की जो फैक्ट्री है आयरलैंड में, जो मुनाफा जमा करने का बात था, उस पर निशाना साधा। भारत के अमेरिकी आयात पर 25% का टैरिफ लगाया। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त फिर से 25% का टैरिफ लगाया। तकनीकी जो दबाव है वो ये उत्पन्न कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो रूस स्वामित्व वाली जो नायरा एनर्जी है उसकी सेवाएं इन्होंने रोक दी। रक्षा जो आपूर्ति है, जो हमारे लाइट जेट कार्यक्रम है, उसको ये प्रभावित कर रहे हैं। तो इनके तरफ से मैसेज तो क्लियर हो गया, इन्होंने जो संदेश दिया है वो पूरी तरह से क्लियर है। व्यापार और टेक्नोलॉजी को अब राजनीति और रणनीति के दबाव के औजार के रूप में इस्तेमाल जो ये कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सबके सामने अब आ चुका है। और ये जो उदाहरण है ये ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले 1973 में इजराइल अरब का जो युद्ध हुआ तो ओपेक ने तेल के हथियारों के रूप में उसका इस्तेमाल किया था। तो जो हथियार थे, जो संसाधन थे, उनका इस्तेमाल किया गया वेपन के तौर पे। आज स्थिति में फर्क यही है कि संसाधन, तकनीक और सप्लाई चेन सभी को अब हथियार बनाया जा रहा है। जो पहले क्या है कि केवल ये किया जाता था कि जो कह सकते हैं कि जो एनर्जी था, जो तेल था, एनर्जी जो रिसोर्स था, उसी को वेपन बनाया गया था। लेकिन अब क्या है, वेपन के स्तर पे केवल एनर्जी तक ही सीमित नहीं है। अब क्या है कि तकनीक जो है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको भी क्या बनाया जा रहा है, एक वेपन बनाया जा रहा है। जो सप्लाई चेन है उसको भी क्या किया जा रहा है, उसे एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक अंतर देखने को मिल रहा है। और ये जो मुकाबला है ये एक तरफा नहीं है, बल्कि बाइपोलर है, द्विपक्षी भी है। अमेरिका, चीन, यूरोप सभी अपने दबाव को इस्तेमाल के स्तर पे ला रहे हैं। सभी अपने जो मजबूत पक्ष हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी वैश्विक जो स्थिति है उसे मजबूत बना रहे हैं। जैसे हमने बताया नहीं कि चीन के ऊपर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने 100 से भी अधिक टैरिफ लगाया तो चीन ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको रोक दिया। तो फिर क्या हुए, ट्रंप नरम पड़ गए। तो अब क्या करना होगा कि भारत को भी इसके लिए काम करना होगा। और भारत के सामने कुछ महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं वो इस समय उत्पन्न हो चुकी हैं। कौन सी चुनौतियां हैं, अगर उन चुनौतियों की बात करें तो जल्द ही भारत क्या है, चूंकि देखें तो चौथी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन ही चुका है, अब ये तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के पथ पे है, रास्ते पे है। लेकिन अमेरिका और चीनी जो अर्थव्यवस्था है इनकी तुलना में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था छोटी है। तकनीकी मोर्चे पर अमेरिका का जो सॉफ्टवेयर और चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उनका दबदबा है। तो भारत को भी अपना जो कह सकते हैं कि सबसे जो एक नहीं होता स्ट्रेंथ होता है उस पर काम करना होगा और किसी वैश्विक अलायंस में खुलकर शामिल
होना और भारत के लिए जो एक व्यवहारिक बात तो नहीं है, लेकिन एक अपनी स्वतंत्र रणनीति भारत को बनानी होगी कि आखिर किसी के साथ मिलकर अपने जो भी मजबूत पक्ष हैं उसे और मजबूत बनाना होगा। और इसके साथ ही देखें तो जो एक मैन्युफैक्चरिंग जो रणनीति है वो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। सर्विस सेक्टर बनाम जो मैन्युफैक्चरिंग की बहस है उसके तहत अब भारत को रक्षा, एरो इंजन या इस तरह के हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना होगा और इसके तहत ही भारत को एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना होगा जिससे दुनिया में उसकी जो पहचान है वो और मजबूत हो जाए। और इसके लिए भारत को पूरी तरह से क्या हो जाना होगा, आत्मनिर्भर का जो अपना एजेंडा है उस पर आधारित होना होगा। विदेशी टेक जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जो सेवाएं हैं उनको रोकना भारत के लिए एक बड़ा जोखिम है, लेकिन फिर भी इस पर विचार करना होगा। डेटा का जो स्थानीय भंडारण है, नेशनल जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वायत्तता है, उसको प्राथमिकता देनी होगी। क्वांटम जो कंप्यूटिंग जो 5वीं 6वीं पीढ़ी है उसके जो लड़ाकू विमान है, एरो इंजन जो घरेलू डिजाइन है, निर्माण जो क्षमता है वो भारत को विकसित करनी होगी। तभी क्या हो सकता है कि भारत और आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए देखें तो जो एटीवी स्टाइल हाईटेक जो मिशन है उनको बड़े स्तर पे, भारत के स्तर पे संचालित करना होगा। एरोस्पेस, डिफेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्हें लाना होगा। डेटा और डिजिटल जो लीवरेज है, जो डेटा के और डिजिटल लेवरेज के संदर्भ में व्यापार समझौते में दबाव जो बनाने की बात है, अब इस पर भारत को खास तौर पे फोकस करना होगा। टैलेंट और टेक्नोलॉजी में अब निवेश करना होगा। ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसका जो विकल्प है वो भारत को अब बनाना होगा। मित्र देशों के लिए जो भी भरोसेमंद उत्पादन है, जो तकनीकी पार्टनर हैं, उन पर भारत को विचार करना होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भारत को अब विशेष तौर पे करनी होगी। तो इस तरह से हमने डिटेल में आज बात कर ली कि एक जो चक्रव्यूह भारत के सामने बना दिया गया है, उस चक्रव्यूह को तोड़ने में भारत किस हद तक सक्षम हो सकता है, इसके लिए भारत को क्या करना होगा, भारत के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं, भारत के पास कौन से विकल्प हैं और आगे का रास्ता क्या है, इन सभी मुद्दों पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।